Bismillahirrahmanirrahim. Now this is our second lecture on the topic of pharmacokinetic of the drug in renal and hepatic disorder. And what we were discussing renal disorder or renal impairment in the beginning. तो हम इसका एक लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और इसमें हम बात कर चुके हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, एक्टिव ट्यूबुलर सेक्रीशन और इससे जो इनिशियली हमने डिफरेंट पैरामीटर्स डिस्कस किए थे कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है बेस्ड अपॉन सम एजम्पशन के ड्रग की डोजिंग पर, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नाउ हाउ वी कैन मेजर द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कैसे पता चलेगा कि जो है वो GFR या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है. Several drugs and indigenous substances have been used as markers to measure the GFR. यानी कुछ ड्रग्स हैं और एंडोजीनस सब्सटेंसेज हैं. एंडोजीनस यानी जो बॉडी में खुद बनते हैं, वो इस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं कि ये डिटरमिन किया जाए कि किडनी फंक्शन कैसा है, क्योंकि किडनी फंक्शन को मेजर करने के लिए हमें GFR यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मालूम करना पड़ता है. दीज मार्कर्स आर कैरीड आउट टू किडनी बाय द ब्लड, यानी ये किडनी में ब्लड्स के ज़रिए आते हैं वाया द रीनल आर्टरी एंड फिल्टर्ड एट द ग्लोमेरुलस, और फिल्टर होते हैं जैसे ब्लड से फिल्ट्रेशन होती है उसी तरीके से ये फिल्टर हो जाते हैं ग्लोमेरुलस में. सेवरल क्राइटेरिया आर नेसेसरी टू यूज़ ए ड्रग एज ए मार्कर टू मेजर द GFR. अब कुछ क्राइटेरिया हैं, यानी अगर किसी ड्रग को यूज़ करना है एज ए मार्कर ये डिटरमिन करने के लिए कि ये यूरिन में कितना रिकवर हो रही है, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया हैं. पहला क्राइटेरिया, द ड्रग मस्ट बी फ्रीली फिल्टर्ड एट द ग्लोमेरुलस, यानी जब वो रीनल आर्टरी के ज़रिए बोमेंस कैप्सूल में जाए, वहाँ ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन पे जाए, तो वहाँ पे फ़िल्टर हो सकती हो. पहली शर्त ये है. सेकेंड, द ड्रग मस्ट नाइदर बी रीएब्जॉर्ब नॉर एक्टिवली सिक्रेटेड बाय द रीनल ट्यूब्यूल, क्योंकि अगर ड्रग जो होगी वहाँ पे रीनल ट्यूब्यूल से गुजरते हुए रीएब्जॉर्ब हो जाएगी तो फिर वो एलिमिनेशन में अपीयर नहीं होगी और ना ही एक्टिवली सिक्रेटेड हो सकती है, यानी फ़िल्टर होना ज़रूरी है ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन से. थर्ड पॉइंट, द ड्रग शुड नॉट बी मेटाबोलाइज, यानी पेरेंट फॉर्म में अपीयर हो यूरिन में. द ड्रग शुड नॉट बाइंड सिग्निफिकेंटली टू प्लाज्मा प्रोटीन, क्योंकि वो ड्रग जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होती है वो एलिमिनेट नहीं हो सकती, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर साइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. द ड्रग शुड नाइदर हैव एन इफेक्ट ऑन द फिल्ट्रेशन रेट नॉर ऑल्टर द रीनल फंक्शन, यानी जो, क्योंकि हम तो ये चेक करना चाहते हैं कि नेचुरली उस वक्त किडनी किस तरह से काम कर रही है, तो अगर वो ड्रग किडनी के फिल्ट्रेशन रेट रीनल फंक्शन पर असरअंदाज हो रही है तो फिर उससे ये पता चलेगा कि उससे तो ये हो जाएगा कि जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा होगा वो यानी जो उस वक्त नॉर्मल जो एक्चुअल जो किडनी का फंक्शन होगा वो हमें नहीं पता चलेगा. इसलिए ड्रग का इस किस्म का कोई इफेक्ट किडनी पर नहीं होना चाहिए कि ना तो वो जो एक्चुअल फिल्ट्रेशन रेट है वो ही रखे और ना रीनल फंक्शन को किसी तरह से चेंज करे. इसके अलावा द ड्रग शुड बी नॉन टॉक्सिक, ठीक है, यानी उसकी कोई टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए बॉडी में कहीं पे भी, इंक्लूडिंग किडनी. द ड्रग मे बी इन्फ्यूज्ड इन सफिशिएंट डोज टू परमिट सिंपल एंड एक्यूरेट क्वांटिटेशन इन द प्लाज्मा एंड द यूरिन, और ड्रग इतनी डोज में दी जाए, सफिशिएंट डोज हो कि उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन भी इजीली डिटेक्टेबल हो, क्वांटिफाई की जा सके, और यूरिन कंसंट्रेशन या यूरिन अमाउंट भी इजीली क्वांटिफाई किया जा सके. देयरफॉर the rate at which these markers are filtered from the blood into the urine per unit of time reflects the GFR of the kidney. लिहाजा अगर ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक ड्रग में मौजूद होंगी तो जिस रेट से ड्रग फिल्टर हो रही है उस रेट से हमें पता चल जाएगा कि किडनी का फिल्ट्रेशन रेट क्या है. चेंजेस इन द GFR, और अगर चेंजेस हो जाते हैं फिल्ट्रेशन रेट में, दैन दैट रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन द किडनी फंक्शन, जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि किडनी फंक्शन एबनॉर्मल है. दैट मे बी डिमिनिश इन द यूरेमिक पेशेंट्स, और आम तौर पे वो जो यूरेमिक पेशेंट होते हैं उनमें ये GFR रिड्यूस हुआ होता है. अब वो कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है मेजर करने के लिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो वो ड्रग है इन्यूलिन. इन्यूलिन इज़ द ड्रग. वॉट इज इन्यूलिन? ए फ्रक्टोज पॉलीसैकेराइड, fulfill most of the criteria listed above and is therefore used as a standard reference for the measurement of GFR. लिहाजा इन्यूलिन क्लियरेंस रेट मालूम करके हम GFR मालूम करते हैं, यानी इन्यूलिन क्योंकि वो इनर्ट ड्रग है और ये जो पीछे हमने ये क्राइटेरिया पढ़ा है वो इसको मीट कर रहा है, इस वजह से इसको यूज़ किया जाता है GFR की मेजरमेंट के लिए. इन प्रैक्टिस हाउएवर द यूज़ ऑफ इन्यूलिन इन्वॉल्व, लेकिन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये एक इशू है कि इन्यूलिन टेस्ट जब हम करते हैं तो इट इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर इन विच इन्यूलिन इज़ गिवन बाय इंट्रावेनस इन्फ्यूजन
एंड अनटिल ए कांस्टेंट स्टेडी प्लाज्मा लेवल इज अचीव, और इसका स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव होना ज़रूरी है, यानी जब तक वेट करना पड़ेगा। इसके अलावा क्लियरेंस ऑफ एनियोलिन में देन बी मेजर्ड बाय द रेट ऑफ इन्फ्यूजन डिवाइडेड बाय द स्टेडी प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो फिर इसका जो एनियोलिन का जो क्लियरेंस है वो कैसे मालूम की जाएगी, रेट ऑफ इन्फ्यूजन आर की वैल्यू डिवाइडेड बाय CPSS, उससे हम इसका CLT यानी क्लियरेंस मालूम करते हैं। ऑल्दो दिस प्रोसीजर गिव्स एन एक्यूरेट वैल्यू फॉर GFR, जिससे हमें पता चल जाएगा। अच्छा, अगर वो CLR की वैल्यू इन की नॉर्मल रेंज में आ रही है तो इसका मतलब है किडनी फंक्शन ठीक है, और अगर वो नॉर्मल रेंज में नहीं आ रही तो इसका मतलब है किडनी फंक्शन रिड्यूस हुआ है, यानी यूरिमिक पेशेंट है, डिमिनिश कंडीशन है किडनी की। इसी वजह से ऑल्दो दिस प्रोसीजर गिव एन एक्यूरेट वैल्यू फॉर GFR, इन्यूलिन क्लियरेंस इज नॉट यूज फ्रिक्वेंटली इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि एक तो ये कि यही है कि ये इंट्रावेनस इन्फ्यूजन से दी जाएगी, फिर टाइम लेगा ये स्टेडी स्टेट अचीव होने में, उसके बाद फिर यूरिन में इसकी कंसंट्रेशन अचीव होगी, तो फिर इसमें ज़रा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। फिर हम क्या करें? दूसरा मेथड क्या है? द क्लियरेंस ऑफ क्रिएटिनिन इज मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज टू मेजर द GFR। दूसरा है कि क्रिएटिनिन लेवल जो होता है, जो कि क्रिएटिनिन एंडोजीनस सब्सटेंस है, बॉडी में ही प्रोड्यूस होता है, जो कि मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है मसल्स की, तो उससे प्रोड्यूस होता है, उससे डिटरमिन किया जाए। सो क्रिएटिनिन विच इज़ एंडोजीनस सब्सटेंस फॉर्म फ्रॉम द क्रिएटिनिन फॉस्फेट ड्यूरिंग मसल मेटाबॉलिज्म, जैसा कि मैंने अभी बताया कि मसल मेटाबॉलिज्म का प्रोडक्ट है। क्रिएटिनिन प्रोडक्शन वेरीज विद एज, वेट एंड जेंडर ऑफ द इंडिविजुअल। वो इस वजह से कि जिन लोगों का मसल मास ज़्यादा होता है, मस्कुलर ज़्यादा होते हैं, उनमें क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, क्योंकि देखिए मसल्स मेटाबॉलिज्म है ना, तो वो लोग लाइक बॉडी बिल्डर हैं, मसल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उनका क्रिएटिनिन प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। अच्छा, अब इसी तरह से एज वाइज ओल्ड एज में लीन हो जाता है, दुबला पतला सा हो जाता है, मसल्स वीक हो जाते हैं, तो क्रिएटिनिन प्रोडक्शन कम हो जाएगी। जेंडर वाइज भी मेल्स आर मोर मस्कुलर देन फीमेल, तो उनमें क्रिएटिनिन प्रोडक्शन ज़्यादा है। फीमेल्स में क्योंकि लेस मस्कुलर देन मेल, तो उनमें क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन कम होती है। इन ह्यूमन क्रिएटिनिन इज ऑल्सो फिल्टर्ड मेनली एट द ग्लोमेरुलस, जैसे इन्यूलिन ग्लोमेरुलस से फिल्टर होती है, इसी तरीके से ये भी होती है, विथ नो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ये भी बहुत अच्छी बात है। मेजरमेंट ऑफ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। अच्छा, क्रिएटिनिन के अलावा और क्या तरीक़ाकार है, और क्या मार्कर है जिससे हम किडनी फंक्शन मालूम कर सकते हैं? वो है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, विच इज़ कॉमनली यूज एंड क्लिनिकल डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी टेस्ट फॉर रीनल डिजीज़। तो ये भी यूज़ होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल, जिसमें हम ब्लड के ज़रिए, ब्लड टेस्ट के ज़रिए बन का लेवल यानी यूरिया नाइट्रोजन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल चेक करते हैं। यूरिया इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड इज एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनी। अब ये जो यूरिया है ये दरअसल क्या है, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म की एंड प्रोडक्ट है और किडनी से एलिमिनेट होती है। तो डेफिनेटली इसका मतलब है किडनी फंक्शन जब इम्पेयर होगा, यानी रीनल इम्पेयरमेंट होगी, तो यूरिया के यानी प्रोटीन एलिमिनेशन जो हो गया वो भी इम्पेयर हो जाएगा, तो जिसकी वजह से यूरिया लेवल ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाएगा। व्हाट इज़ नॉर्मल ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल? 10 to 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो इसका मतलब है 20 से ऊपर जाएगा तो इसका मतलब है किडनी फंक्शन सही काम नहीं हो रहा। सो हाई blood यूरिया नाइट्रोजन लेवल जनरली इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ रीनल डिजीज। हाउएवर, ये बात अपने जहन में रखिएगा कि अदर फैक्टर्स सच एज एक्सेसिव प्रोटीन इनटेक, यानी लोग प्रोटीन जो ज़्यादा लेते हैं, रिड्यूस रीनल ब्लड फ्लो, किडनी की तरफ ब्लड फ्लो कम है, या हेमरेजिक शॉक है, या फिर गैस्ट्रिक ब्लीडिंग है, उसमें भी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये किडनी फंक्शन इम्पेयर होगा तभी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये पहले चेक कर लेना चाहिए कि पेशेंट का प्रोटीन इनटेक कैसा है, रीनल ब्लड फ्लो ठीक है, हेमरेजिक शॉक तो नहीं है, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग नहीं है। अगर इसमें से कोई चीज़ नहीं है तब इसका मतलब है कि ये किडनी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ है। नाउ सीरम क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन एंड क्रिएटिनिन क्लियरेंस। अच्छा, अब क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन जो सीरम में होती है यानी ब्लड में जो होती है, उससे हम क्रिएटिनिन क्लियरेंस यानी GFR कैसे मालूम कर सकते हैं? Under normal circumstances, creatinine production is roughly equal to the creatinine excretion. So serum creatinine level always remains constant. क्योंकि आमतौर पर नॉर्मल सिचुएशन में, नॉर्मल इंडिविजुअल में क्या होता है, जितना क्रिएटिनिन प्रोड्यूस होता है उतना ही एलिमिनेट भी हो जाता है। तो इस वजह से सीरम लेवल एक सर्टेन लेवल पे, कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन रहता है। उस कांस्टेंट लेवल को हम क्या कहते हैं कि ये नॉर्मल वैल्यू है सीरम क्रिएटिनिन की, जो कि आमतौर पे 0.5 से लेके 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान में होती है। लेकिन रेफरेंसेस में थोड़ा सा फ़र्क भी है, कोई जो है वो
4 से 1.4 तक लेते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज 0.5 से 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान में होती है। इन ए पेशेंट विद रिड्यूस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिनका GFR कम हो जाता है, सीरम क्रिएटिनिन एक्यूमुलेट होगा बॉडी में इन अकॉर्डेंस विद द डिग्री ऑफ लॉस ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इन द किडनी। तो इसका मतलब होगा कि प्लाज्मा में क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल से बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो क्रिएटिनिन क्लियरेंस इसी वजह से मे बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द प्लाज्मा क्लियर्ड ऑफ क्रिएटिनिन पर यूनिट टाइम। तो यानी इसका मतलब ये हुआ, क्रिएटिनिन क्लियरेंस मुझे ये बता रहा है कि प्लाज्मा में से पर यूनिट टाइम में क्रिएटिनिन कितना क्लियर हो रहा है, यानी एलिमिनेट हो रहा है। The following equation is used to calculate the creatinine clearance in ml per minute when serum creatinine concentration is known। अच्छा, अब वो ये एक इक्वेशन यहाँ पर नीचे आ रही है कि जिसके ज़रिए हम क्रिएटिनिन क्लियरेंस मालूम कर सकते हैं, जिसमें CLCR क्या है, दरअसल ये रेट ऑफ यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ क्रिएटिनिन या और सिंपली क्रिएटिनिन क्लियरेंस डिवाइडेड बाय सीरम कंसंट्रेशन ऑफ क्रिएटिनिन। ठीक है, अच्छा ये कैसे कैलकुलेट होगा? क्रिएटिनिन क्लियरेंस कंसंट्रेशन ऑफ, जो कि CU क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ क्रिएटिनिन इन यूरिन। ठीक है, ये CU क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ क्रिएटिनिन इन यूरिन, यानी जो यूरिन हमने कलेक्ट किया है पेशेंट का, उसमें कितनी कंसंट्रेशन है क्रिएटिनिन की। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द यूरिन एक्सक्रीटेड, यानी वो भी कितनी देर में, 24 आवर में, 24 घंटे, यानी हम पेशेंट का यूरिन कलेक्ट करते हैं तो जितने ml यूरिन आया वो यहाँ पे रखेंगे, उसमें कंसंट्रेशन क्रिएटिनिन की क्या है यहाँ पे रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय ये होगी सीरम क्रिएटिनिन की कंसंट्रेशन वैल्यू। ठीक है ना, CCR जो है वो दरअसल क्या है, सीरम क्रिएटिनिन, यानी सीरम में ब्लड में क्रिएटिनिन की वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई बाय 1440। इस वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इससे जो है वो हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट का क्रिएटिनिन क्लियरेंस क्या है, वो नॉर्मल रेंज में है या रिड्यूस हुआ हुआ है। रिड्यूस हुआ है तो कितना हुआ हुआ है, माइल्ड रीनल इम्पेयरमेंट की रेंज में आ रहा है, मॉडरेट की रेंज में आ रहा है, या फिर सीवियर की रेंज में आ रहा है। सो क्रिएटिनिन इज एलिमिनेटेड प्राइमरीली बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जैसा कि हमने बात की कि ये फिल्टर होता है ग्लोमेरुलस से। ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ क्रिएटिनिन इज ऑल्सो एलिमिनेटेड बाय एक्टिव सिक्रीशन एंड सम नॉन रीनल एलिमिनेशन, जो कि नेग्लिजिबल होती है। Therefore, creatinine clearance value obtained from creatinine measurement overestimate the actual GFR। लिहाजा ये जो GFR की वैल्यू होगी ये actual GFR यानी क्रिएटिनिन क्लियरेंस नहीं होगा, यानी जो एक्चुअल GFR नहीं होगा उसकी थोड़ी सी ओवर एस्टिमेशन है, बट कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा हमें। क्रिएटिनिन क्लियरेंस वैल्यू मस्ट बी कंसिडर्ड केयरफुली इन स्पेशल पॉपुलेशन सच एज एल्डरली, ओबीज एंड इमेशिएटेड पेशेंट्स। अब ये बात उसी वजह से कह रहे हैं कि क्रिएटिनिन क्लियरेंस मस्ट बी कंसिडर्ड केयरफुली इन स्पेशल पॉपुलेशन, एल्डरली पॉपुलेशन जो ओल्ड एज हो जाते हैं, ओबीज हो गए, इमेशिएटेड हो गए। इमेशिएटेड पेशेंट यानी जो कि बहुत ही दुबले पतले से होते हैं, जिनमें प्रोटीन मास कम होता है, तो लाजिम बात है एल्डरली भी आमतौर पे इमेशिएटेड हो जाते हैं यानी लीन हो जाते हैं। ओबीज में मस्कुलर मास ज़्यादा हो सकता है। तो अब इनमें क्या होगा कि हमने ये अभी बात की कि जितना मस्कुलर मास ज़्यादा होगा क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, और जितना मस्कुलर मास कम होगा क्रिएटिनिन प्रोडक्शन कम होगी। तो जिनका क्रिएटिनिन प्रोडक्शन कम है, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि बन ही कम रहा है, और अगर उसकी नॉर्मल वैल्यू ये GFR की आ रही है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका किडनी फंक्शन नॉर्मल है, किडनी फंक्शन उसका डिक्लाइन है, लेकिन क्योंकि बन ही कम रहा है सीरम क्रिएटिनिन तो उस वजह से वो नॉर्मल रेंज हमें GFR की दे रहा है। तो ये हमें कंसिडर करना चाहिए क्लिनिकल सिचुएशन में। इन एडल्ट, जैसा कि आप वही बात ये आगे बता रहे हैं, इन एल्डरली एंड इनिशिएटेड पेशेंट मसल्स मास में हैव डिक्लाइंड एंड लोअरिंग द प्रोडक्शन ऑफ क्रिएटिनिन, यानी वही प्रोडक्शन कम हो गई, तो सीरम क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन में अपीयर टू बी इन द नॉर्मल रेंज। इस वजह से वो क्या होगी, सीरम की जो वैल्यू होगी नॉर्मल आ रही होगी, हालांकि जो क्रिएटिनिन की जो एलिमिनेशन है या एक्सक्रीशन है वो लोअर रीनल एक्सक्रीशन हुई हुई है, यानी वो कम हुई हुई और वो नॉर्मल रेंज में आ रही है। हालांकि अगर नॉर्मल किडनी होती तो फिर उसकी कंसंट्रेशन जो होती वो भी बहुत लो आती, क्योंकि बन ही कम रहा है तो वो तो लो आनी चाहिए अगर नॉर्मल किडनी है, लेकिन किडनी फंक्शन क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है तो वो नॉर्मल रेंज में दायरा है। तो इसलिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एल्डरली पेशेंट में या इमेशिएटेड पेशेंट में अगर सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू नॉर्मल आ रही है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसका किडनी फंक्शन भी नॉर्मल है।
So the calculation of the creatinine clearance from serum creatinine may give an inaccurate estimation of renal function. ठीक है, यानी इनएक्यूरेट GFR या क्रिएटिनिन क्लियरेंस दे सकता है किन पेशेंट में, वही एल्डरली या इमेशिएटेड पेशेंट्स में. अच्छा, फॉर ओबीज पेशेंट्स जनरली डिफाइंड एज पेशेंट मोर देन 20% ऑफ द आइडियल वेट, क्रिएटिनिन क्लियरेंस शुड बी बेस्ड ऑन द आइडियल बॉडी वेट रादर देन द एक्चुअल बॉडी वेट. ठीक है, यानी उसमें एक्चुअल बॉडी वेट के बजाय आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा. ये हम बॉडी वेट कहाँ लेते हैं वो हम अभी अगली इक्वेशन में देखेंगे. इसके अलावा वुमेन विद नॉर्मल किडनी फंक्शन हैव स्मॉलर क्रिएटिनिन क्लियरेंस वैल्यू देन मैन. अच्छा, ये बात हम अभी कर चुके हैं कि मैन में ज़्यादा क्रिएटिनिन बनता है, विमेन में, फीमेल में कम बनता है. क्यों? क्योंकि मैन जो होते हैं मस्कुलर ज़्यादा होते हैं, फीमेल मस्कुलर कम होती हैं, यानी मसल मास कम होता है, तो डेफिनेटली उनमें क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन भी कम होती है. और कितनी कम होती है? विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 80 to 85% दोज ऑफ मैन विद नॉर्मल किडनी फंक्शन, यानी 15 से 20% जो होता है वो कम क्रिएटिनिन बनता है फीमेल में. तो हमें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा अगर हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं विमेन में. Now, several empirical equations have been used to estimate the lean body weight based on the patient height and actual body weight. कुछ वैल्यूज़ हैं जिससे हम lean body weight कैलकुलेट कर सकते हैं. The following equation have been used to estimate the lean body weight in renal impaired patients. मेल का कैसे lean body weight मालूम करेंगे? उसके लिए अभी हमारे पास क्या होगी, पेशेंट की हाइट होनी चाहिए. ठीक है, हम क्या करेंगे, पेशेंट की हाइट लेंगे और इस इक्वेशन से उसके वेट मालूम करेंगे. 50 kg प्लस 2.3 फॉर ईच मल्टीप्लाई बाय ईच इंच ओवर 5 फीट. यानी अगर सपोज दैट किसी की हाइट जो है वो 5 फीट 8 इंच है, तो 5 फीट को तो छोड़ देंगे, 8 इंच को ले लेंगे. वो जो 8 इंच होगा वो 2.3 से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, 2.3 से मल्टीप्लाई होगा 8. उसके बाद जो भी वैल्यू आ रही होगी वो 50 में ऐड कर देंगे, तो वो वेट कंसिडर किया जाएगा उस मेल का. यानी वो ओबीस पेशेंट है लेकिन उसका वेट ये वाला वेट ले लेंगे. इसी तरह से फीमेल में भी होगा कि यहाँ पे ये वैल्यू, बाकी सब सेम सिचुएशन है, ये वैल्यू डिफरेंट है. 45.5 kg प्लस 2.3 मल्टीप्लाई बाय ईच इंच ओवर 5 फीट, यानी 5 फीट से ज़्यादा होगा तो फिर 2.3 से मल्टीप्लाई होगा. सपोज दैट किसी फीमेल की हाइट जो है 5 फीट 4 इंच है, तो 4 इंच को 2.3 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें ऐड किया, तो ये उसका बॉडी वेट कंसिडर किया जाएगा. अच्छा, अब इसमें एक सवाल होता है, अगर किसी की हाइट ही 5 फीट हो या इससे कम हो, ठीक है, फिर उसका मतलब ये होगा कि हमें सिर्फ ये, अगर मैन है उसकी 5 फीट या इससे कम है तो बस ये कुछ भी नहीं है, 2.3 प्लस 50, यानी उसका वेट कंसिडर किया जाएगा 52.3. और फीमेल होगी तो ये 2.3 को ऐड कर लेंगे, यानी ये हो जाएगा 47.8 kg. इसको उसका बॉडी वेट कंसिडर किया जाएगा. ठीक है. Now, for the purpose of dose adjustment in renal patient, normal creatinine clearance is generally assumed to be in between 100 to 125 ml per minute. ये कह रहे हैं कि ये जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस की वैल्यू है ये कितनी आनी चाहिए नॉर्मल इंडिविजुअल में, वो आनी चाहिए 100 से लेके 125 ml पर मिनट. ये नॉर्मल BSA की बेस पे है बॉडी पेशेंट के, फॉर द सब्जेक्ट ऑफ आइडियल बॉडी वेट, यानी आइडियल बॉडी वेट का जो होगा BSA ये आएगा. अच्छा, क्रिएटिनिन क्लियरेंस 108.8 प्लस माइनस 13.5 फॉर एडल्ट मेल, यानी ये कि 13.5 का मतलब है कि एक दफ़ा इसको ऐड करें और एक दफ़ा माइनस करें तो मैक्सिमम और मिनिमम रेंज आ जाएगी. किसमें? मेल में. और फीमेल में 124.5 प्लस माइनस 9.7. ठीक है, ये सॉरी ये फॉर फीमेल की क्लियरेंस फॉर एन एडल्ट फीमेल, एंड दिस इज़ क्लियरेंस, ये प्लस माइनस होगी, एडल्ट मेल की होगी, जो कि जो है वो यानी नॉर्मल रेंज होगी जो तकरीबन इसी रेंज पर आ रही होगी. फीमेल की इससे थोड़ी सी कम होगी. नाउ कैलकुलेशन ऑफ क्रिएटिनिन क्लियरेंस फ्रॉम द सीरम क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन. The problem of obtaining a complete 24-hour urine collection from a patient and the time necessary for urine collection and the analysis time preclude a direct estimation of creatinine clearance. अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो इक्वेशन है इसमें आपको 24 आवर यूरिन कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको सीरम लेवल भी चेक करना पड़ेगा और यूरिन में भी क्रिएटिनिन की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जिसमें अच्छा खासा वक्त लग जाएगा. तो फिर ऑल्टरनेट हमारे पास क्या है? Serum creatinine concentration is related to creatinine clearance and is measured
routinely in the clinical laboratory. For the adults, the method of Cockcroft-Gault equation is used to estimate the creatinine clearance from serum creatinine concentration. तो हम जो ये इक्वेशन है इसकी कॉकक्रॉफ्ट गॉल्ट इक्वेशन या बाज़ दफ़ा गॉल्ट कॉकक्रॉफ्ट इक्वेशन भी कहलाती है, इसके ज़रिए अगर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ पेशेंट्स की मौजूद हों और सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू मौजूद हो तो हम पेशेंट का क्रिएटिनिन क्लियरेंस एस्टिमेट कर सकते हैं. अच्छा, वो वैल्यूज़ क्या क्या पता होना चाहिए? दिस मेथड कंसिडर्ड बोथ एज एंड वेट ऑफ द पेशेंट. ये इसकी इक्वेशन आ गई है कॉकक्रॉफ्ट एंड गॉल्ट. क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज कैलकुलेटेड बाय 140 माइनस एज, तो यहाँ पे पेशेंट की एज आ जाएगी. वेट इन केजी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 72 मल्टीप्लाई बाय सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू. अब ये जो वेट लेंगे ये पेशेंट का वेट होगा और वही जगह अगर वो ओबीस पेशेंट होगा तो यहाँ से लीन बॉडी वेट जो आ रहा होगा मेल या फीमेल का वो वैल्यू यहाँ पर हम डाल रहे होंगे. इससे हम उसका क्रिएटिनिन क्लियरेंस कैलकुलेट करेंगे. अच्छा, इससे तो मेल की कैलकुलेशन आएगी. अगर फीमेल की कैलकुलेट करनी है तो यही वैल्यू आप कर लेंगे, लेकिन उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 85% से, तो उससे फीमेल की क्रिएटिनिन क्लियरेंस वैल्यू आ जाएगी. यही आगे लिखा है. फॉर फीमेल यूज 90% ऑफ क्रिएटिनिन क्लियर वैल्यू ऑब्टेन इन मेल, बट इन सम हॉस्पिटल 85% इज यूज फॉर फीमेल सब्जेक्ट्स. और ज़्यादातर इसको वैल्यू को हम 0.85 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 85 से. तो उसमें फिर ये होता है कि अगर वो फीमेल की वैल्यू है ये, तो वो फीमेल का क्रिएटिनिन क्लियरेंस निकल के आ जाता है. ठीक है. इसके बाद है ये एक और मेथड है, द नोमोग्राम मेथड of Siersbeck, Nelson et al. Estimates creatinine clearance on the basis of what? Age, weight and serum creatinine concentration as shown in figure 24.1. तो इस फिगर 24.1 को हम अभी आगे स्लाइड में देख रहे होंगे कि इससे कैसे करते हैं. लेकिन इसमें इस नोमोग्राम में हमें क्या चाहिए? एज चाहिए, वेट चाहिए और सीरम क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन चाहिए होगी. कॉकक्रॉफ्ट एंड गॉल्ट कंपेयर्ड देयर मेथड विद द नोमोग्राम, यानी ये जो इक्वेशन है इससे जो वैल्यूज़ आई उसको इस नोमोग्राम से भी कंपेयर की गई. ठीक है ना. फॉर एडल्ट मेल इन वेरियस एजेस, क्रिएटिनिन क्लियरेंस एस्टिमेटेड इन बोथ मेथड्स वर कंपेरेबल, यानी दोनों से जो इस इक्वेशन से और इस नोमोग्राम से जो वैल्यूज़ आ रही थी क्रिएटिनिन क्लियरेंस की वो ऑलमोस्ट सिमिलर आ रही थी. Figure 24.1 nomogram for evaluation of endogenous creatinine clearance, and the to use the nomogram, connect the patient's weight on the second line from the left with the patient age. यानी इन्होंने कहा कि पेशेंट का वेट को कनेक्ट करना है किससे? पेशेंट के एज से. वो कैसे? पेशेंट का जो वेट है उसको कनेक्ट करना है किससे? एज से. ठीक है. पेशेंट वेट विथ एज, तो वेट ये हो गया और एज ये हो गया. सपोज दैट पेशेंट का वेट है 60 kg और पेशेंट की हाइट है, मेल है, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया. पेशेंट की हाइट है सपोज दैट 6 feet 65, पेशेंट की एज जो है वो है 65 ईयर. तो ये लाइन जो होगी 60 kg 65 ईयर्स यहाँ से मिला देंगे. ठीक है ना. यानी ये लाइन जो होगी इस तरीके से हम यहाँ से लाइन स्केल रख के 65 से मैच करेंगे. उसके बाद क्या करेंगे? नाउ नोट दैट द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑन आर, कीप द रूलर देयर. आर क्या है? ये हो गई. यानी अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ला रहा हूँ तो ये रूलर आर ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा इसको तकरीबन. ठीक है ना. यानी इंटरसेक्शन यहाँ पे आ रहा होगा. उसके बाद क्या करना है? टर्न द राइट पार्ट ऑफ रूलर टू अप्रोप्रिएट सीरम क्रिएटिनिन वैल्यू. उसके बाद क्या करना है कि रूलर को यहीं रखते हुए सीरम की क्रिएटिनिन वैल्यू पे लेके जाना है. सपोज दैट मैंने रूलर को यहाँ पे रखा और सीरम की क्रिएटिनिन वैल्यू है सपोज दैट 1, ये है. तो अब ये मैं देखूँगा इन दोनों लाइनों को यू लेके मैं फिर सीधा यहाँ जाऊँगा. तो ये देखें कि ये क्रिएटिनिन क्लियरेंस कितनी आ रही है? तकरीबन 120. इससे मुझे पता चल जाएगा कि इस पेशेंट का क्रिएटिनिन क्लियरेंस 120 ml per minute है. ठीक है ना. So turn the right part of ruler to the appropriate serum creatinine value and left side will indicate the creatinine clearance in ml per minute. जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये रूलर को मैंने यहाँ रखा, 1 पे रखा इधर सीरम पे, ये सीधा सीधा गया तो ये 120 पे रूलर यहाँ पे टच कर रहा होगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 120 ml per minute creatinine clearance है. इसके अलावा अनदर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द क्रिएटिनिन क्लियरेंस इन चिल्ड्रन
use the nomogram of Traub and Johnson as shown in figure 24.2. ये 24.1 एडल्ट के लिए और ये चाइल्ड के लिए, ठीक है। नोमोग्राम फॉर रैपिड इवेल्युएशन ऑफ एंडोजीनस क्रिएटिनिन क्लियरेंस इन पीडियाट्रिक पेशेंट्स। वो पीडियाट्रिक पेशेंट्स यानी उनकी एज कितनी होनी चाहिए, 6 से 12 साल के दरमियान में। नाउ अगर हम चिल्ड्रन की बात करें, देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स for calculation of creatinine clearance in children based on the body length and serum creatinine concentration, यानी चाइल्ड की बॉडी लेंथ कितनी है और सीरम क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन कितनी है। इक्वेशन 24.13 जो अभी यहाँ पे है, मेथड डेवलप्ड बाय श्वार्ट्ज एट आल इज अवेलेबल। क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज इक्वल टू 0.55 मल्टीप्लाइड बाय बॉडी लेंथ ऑफ द चाइल्ड, जो बॉडी लेंथ कैलकुलेट हो रही होगी किस यूनिट में, सेंटीमीटर में, डिवाइडेड बाय सीरम क्रिएटिनिन वैल्यू। तो इससे जो है वो चाइल्ड की क्रिएटिनिन क्लियरेंस की वैल्यू निकल कर आ जाएगी इन ml पर मिनट। द वैल्यू 0.55 रिप्रेजेंट ए फैक्टर यूज फॉर चिल्ड्रन इन 1 to 12 ईयर्स ऑफ एज, यानी 1 से 12 साल तक के बच्चों के लिए ये यूज की जा सकती है इक्वेशन टू डिटरमिन द क्रिएटिनिन क्लियरेंस। यानी एक तो ये नोमोग्राम मेथड हो गया, दूसरा ये इस इक्वेशन वाला श्वार्ट्ज इक्वेशन वाला मेथड हो गया। नाउ प्रैक्टिस प्रॉब्लम, What is the creatinine clearance for a 25-year-old male patient? ठीक है, एज दे दी 25-year-old with creatinine clearance of सीरम क्रिएटिनिन लेवल ऑफ 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये सीरम में क्रिएटिनिन की वैल्यू हो गई, एंड बॉडी वेट ऑफ 80 kg। तो देखें एज भी दे दी, सीरम क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन भी दे दी और वेट भी आ गया। नाउ सोल्यूशन यूज, पहले तो क्या करना है, यूजिंग द नोमोग्राम मेथड, ज्वाइन द पॉइंट एट 25 ईयर्स विथ 80 kg विथ रूलर एंड इंटरसेक्ट लाइन विद द आर, ठीक है। तो एज यानी 80 kg और 25 ईयर्स, तो 80 kg जो है वो ये हो गया 80 kg और 25 ईयर, तो ये 25 ईयर ये हो गया, तो ये 80 kg 25 ईयर ये मैं लेकर आ रहा हूँ अगर इस तरह से, तो ये यहाँ आ रहा है, ठीक है ना। और इसका सीरम जो कंसंट्रेशन कितनी है क्रिएटिनिन की, वो है 1, तो ये मैं लेकर गया 1, तो 1 ये यानी ये तकरीबन 140-150 ml पर मिनट के करीब आएगा, ठीक है। तो नाउ कनेक्ट द इंटरसेक्शन पॉइंट एट लाइन आर विद द क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन ऑफ सीरम एट 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर and extend the line to intersect the creatinine clearance. The extended line will intersect the creatinine clearance line at, अच्छा वो ये क्योंकि हमने तो अंदाज़न किया था, जो एग्जैक्ट इसका रिजल्ट आएगा वो जब हम उस नोमोग्राम को यूज़ करेंगे तो वो क्रिएटिनिन क्लियरेंस आ रही होगी 130 ml पर मिनट, जो कि नॉर्मल कंसिडर की जाएगी। तो ये इस पेशेंट का क्रिएटिनिन क्लियरेंस है। सेकेंड ले लेते हैं, व्हाट इज़ द क्रिएटिनिन क्लियरेंस फॉर 25-year-old मेल with a creatinine serum creatinine value 1 milligram per deciliter and the patient height is 5 feet 4 inches and weight is 103 kg। अब देखें ये ओबीस पेशेंट है, तो फिर हम इसका ये वेट नहीं लेंगे इस इक्वेशन में, ये जो हमने ये गोल्ड कॉक्राफ्ट इक्वेशन है ना जहाँ पे वेट इन केजी चाहिए, ये 103 kg नहीं लेंगे क्योंकि वो ओवर एस्टिमेट कर देगा। तो हमने क्या किया, मेल पेशेंट है तो ये मेल की इक्वेशन लगाई, इसकी हाइट क्या है 5 feet 4 inches, तो मैंने बताया था 5 feet को छोड़ देंगे, जो ऊपर होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2.3 से, तो 4 को 2.3 से मल्टीप्लाई किया, 50 में ऐड किया तो ये आ गया 59.2 kg। इसको उस इक्वेशन में रखा, 140 माइनस एज 25 ईयर्स मल्टीप्लाई बाई वेट इन kg, ये हो गया, डिवाइडेड बाई 72 इंटू सीरम क्रिएटिनिन वैल्यू, सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू ये है। तो जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो इसका जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस निकल के आया 94.6 ml पर मिनट, जो कि नॉर्मल कहलाएगा। आमतौर में 90 से ऊपर भी नॉर्मल ही कंसिडर किया जाता है। इसके बाद है एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यूजिंग मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट इन रीनल डिजीज फार्मूला फॉर यूजिंग द क्रॉनिक किडनी डिजीज एपिडेमियोलॉजी कोलैबोरेशन CKD EPI इक्वेशन। ये भी एक सिंपल सी इक्वेशन है। ये किस में पेशेंट में, जो कि मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट इन रीनल डिजीज यानी मॉडिफाइड डाइट पर है। द MDRD इक्वेशन इज सिंपल एंड इफेक्टिव मेथड एंड सेवरल वर्जन ऑफ MDRD इक्वेशन हैव बीन पब्लिश। फॉर एग्जाम्पल, जिसमें से एक ये है, एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 175 मल्टीप्लाइड बाय ये सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू, इसकी पावर ये, मल्टीप्लाई बाय एज ऑफ द पेशेंट, उसकी पावर ये, ठीक है।
ये वैल्यू 0.742 जब रखेंगे इस ब्रैकेट में अगर कोई फीमेल होगी, फीमेल नहीं है तो नहीं रखेंगे। फिर मल्टीप्लाई बाय 2 1.212 इफ़ अफ्रीकन अमेरिकन इज़ प्रेजेंट, यानी अगर इसका मतलब है कि अफ्रीकन यानी नीग्रो है, अगर अफ्रीकन या नीग्रो नहीं है तो ये भी नहीं लिखा जाएगा, फीमेल नहीं है तो ये भी नहीं लिखा जाएगा। अगर यानी इसके अलावा जैसे हमारे एशियन है, पाकिस्तानी है, तो उसकी सिर्फ हमें ये मेल है, और तो उसकी सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू 175 इंटू सीरम क्रिएटिनिन इंटू एज, और ये इसकी पावर होगी, उससे उसका एस्टिमेटेड GFR निकल कर आ जाएगा अगर वो मॉडिफाइड डाइट पर है, रीनल डिजीज पे, ठीक है। और अगर वो फीमेल है पाकिस्तानी तो फिर वो इस वैल्यू को और वी विल ऑल्सो मल्टीप्लाई विथ 0.742। तो ये क्या देगा, एस्टिमेटेड, ई स्टैंड्स फॉर एस्टिमेटेड GFR, ओके, यूजिंग द MDRD इक्वेशन। तो इस तरीके से हम जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मालूम करने के जितने भी हमने नोमोग्राम मेथड, इक्वेशन मेथड, डिफरेंट पीडियाट्रिक में, एडल्ट में ये डिस्कस की है। इसके बाद है डोज एडजस्टमेंट फॉर द यूरेमिक पेशेंट, बट दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।